नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपकी सेहत की बात करेंगे। भाई, सेहत का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। यदि सेहत ठीक है तो समझ लिए सब कुछ ठीक है, और यदि सेहत आपकी अच्छी है तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और आप देश के प्रति जो करना चाहते हैं, अपने परिवार के प्रति जो करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सेहत में आपका बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर निशांत चंदेल जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं CTVS विभाग के। CTVS विभाग जिसे दर्शकों कहते हैं कि कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी के लिए जाने जाते हैं। इसमें कई सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, नई तकनीक आ गई है, और एक MICS भी शुरू हुआ है। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। और MICS, यदि आप उसको ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको पूरा कहते हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियो सर्जरी। ठीक है सर, ठीक बोल रही हूँ जी? तो इसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है नई टेक्निक है, और ख़ास तौर पे तब जब हम कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, दिल की बीमारियों की बात करते हैं, हार्ट अटैक की बात करते हैं। बहुत बड़ा विषय है ये, और इस बड़े विषय के बारे में जानकारियाँ बहुत कम हैं, या कहें कि आधी अधूरी हैं, और कहते हैं आधा ज्ञान खतरनाक है। तो आज हम इस कोशिश करेंगे अपने इस शो के माध्यम से कि आपको डिटेल में जानकारियाँ दें, क्या क्या नई तकनीक आ गई है दिल को ठीक करने की, हार्ट अटैक आया है तो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आई हैं जो अभी नई हैं और जिनको समझना जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर निशांत चंदेल हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, और श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है एक बार पुनः। थैंक यू। सर, ये मुझे समझाइए, ये जो CTVS ये क्या है सर, और इसे कैसे विस्तार से समझ सकते हैं? ये एक्चुअली देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो हार्ट, थोरैक्स मतलब लंग्स, एंड वेस्कुलर सर्जरी मतलब खून की नसों की जो बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन वगैरह होता है। अच्छा। तो हार्ट, लंग्स एंड वेस्कुलर सर्जरी, ये तीनों जो स्पेशलिटी जो लोग डील करते हैं, जो सर्जन्स, उनको CVTS सर्जन कहते हैं, कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन्स। जी सर, ये कार्डियोलॉजी से कैसे अलग है CTVS? इसको कैसे डिफरेंशिएट? देखिए, मेडिकल फील्ड में ना इन्वेजिवनेस के आधार पे डिवाइड किया गया है ब्रांचेस को। जैसे एक ब्रांच है मेडिसिन और एक ब्रांच है सर्जरी। मेडिसिन में जो भी बीमारियां हैं उसको ज़्यादातर के दवाइयों, इंजेक्शंस के माध्यम से ट्रीट किया जाता है, और सर्जिकल ब्रांच वो है जिसमें कि ज़्यादातर की बीमारियां ऑपरेशन करके, इंसिजन लगा के, कुछ पार्ट खराब है उसको रिमूव करके, टाँके लगा के किया जाता है। तो कार्डियोलॉजी इज़ अ मेडिसिनल ब्रांच जो कि ज़्यादातर मेडिसिन ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करती है। बाद में इसमें इनोवेशंस हुए और इसमें कुछ एक नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन नाम की पद्धति आई, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो भी प्रोसीजर होता है वो एक वायर बेस्ड होता है, छोटे से पंचर से हो जाता है। बिना सर्जरी के वो लोग हार्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ पर ये लगता है कि अब इसको मेडिसिनली या छोटे इंटरवेंशन से ट्रीट नहीं किया जा सकता, और अब इसको बड़े सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ कट करना, रिमूव करना और रिपेयर करना वाला मामला होता है, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको कार्डियक सर्जन्स कहते हैं। जी सर, ये इमरजेंसी और प्लांट सर्जरी कुछ अंतर होता है क्या? जी हाँ। और इसका फ़र्क इलाज में भी पड़ता है क्या? जी हाँ। कार्डियक इमरजेंसी के मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो होते हैं वो कार्डियोलॉजी के डोमेन में जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक आया तो आपको तत्काल हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये काम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है, जिसमें आपको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि जो क्लॉट फंस गया है वो रिजॉल्व हो जाए, या स्टेंट डाल के उसको खोल दिया जाए। और जो कार्डियक सर्जरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्लान्ड सर्जरीज़ होती हैं। जैसे ब्लॉक निकले, अब बाईपास होना है तो प्लान करके बाईपास होते हैं, वाल्व ख़राब है, प्लान करके वाल्व रिप्लेसमेंट करना होता है। कार्डियक सर्जन्स की इमरजेंसी मोस्टली ट्रॉमा में होती है। एक्सीडेंट हुआ, लंग्स में इंजरी हो गई, ब्लड की वेसल्स फट गई, तब वहाँ पे कार्डियक सर्जन, चेस्ट मतलब हार्ट में ट्रॉमा हो गया, गोली मार दिया, तो उस सिचुएशन में हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। बट ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो कार्डियक सर्जन्स का ऑलमोस्ट 70% 80% काम प्लान्ड प्रोसीजर्स होते हैं। MICS को समझते हैं, ये है मिनिमल
इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी। और जब हम श्री वेंकटेश सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ सफलतम 1000 से ज़्यादा अब तक जो है MICS किए गए हैं। इसको समझते हैं ये क्या है और ये किस तरह से एडवांस है और कितनी सफल छत्तीसगढ़ में कही जा रही है। डॉक्टर निशांत, MICS को समझाइए थोड़ा। देखिए, MICS कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसा समझिए जैसे जब पहले जब पेट का ऑपरेशन होता था तो उस समय सर्जन पेट में एक बड़ा सा इंसिजन देता था और पेट का ऑपरेशन करता था, चाहे गॉल ब्लैडर हो या अपेंडिक्स हो या हर्निया हो या यूट्रस की सर्जरी हो। धीरे धीरे ये हुआ कि इतना बड़ा कट जो है वो कॉस्मेटिकली ख़राब दिखता है, तो इसको मिनिमाइज़ किया जाए, और उन लोगों ने इस कट को मिनिमाइज़ करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का इजाद किया, जिसमें 2 या 3 छोटे छोटे स्कोप्स डालते हैं और पेट के अंदर में कैमरा लगा के और उससे पूरा सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ कार्डियक सर्जरी में इमिटेट किया हम सर्जन्स ने। ये लेट से इसलिए डेवलप हुआ बिकॉज कार्डियक सर्जरी वैसे अपने आप में ही जो है वो स्पेशलिटी लेट डेवलप हुई जनरल सर्जरी की तुलना में। तो किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी सर्जिकल इसमें जो एडवांसमेंट होते हैं वो तब होते हैं जब आप एक बेसिक प्रोसीजर पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। जब सर्जन्स को ये लगा कि अब ओपन हार्ट सर्जरी करना हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया है। अच्छा, तो अब कैसे प्रोसीजर करें कि पेशेंट को इस हार्ट सर्जरी करें बट उसको बहुत सारी चीर फाड़ ना करनी पड़े। इसके पीछे कॉस्मेसिस मतलब सुंदर दिखना या छोटा चीरा, ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि हाउ डू वी अप्रोच द हार्ट। हार्ट है बोन के केज में, सामने हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी, इधर रिब्स। तो हार्ट को जब हमको अप्रोच करना होता है, भले छोटा सा प्रोसीजर भी हो, हमको पूरी ये बोन ऊपर से नीचे तक काटनी पड़ती है, फिर हम चेस्ट को ओपन करते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। तो भले सर्जरी छोटी हो बट म्यूटिलेशन बहुत एक्सटेंसिव है, और इस म्यूटिलेशन की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, बोन को कट कर दिया, फिर उसको सिलाई करके जुड़ने का वेट कर रहे हैं 2 महीना 3 महीना, तो ये इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे पेशेंट ये जानते हुए कि सर्जरी कराने से मुझे ज़्यादा फायदा होगा, वो डर के मारे सर्जरी नहीं कराते। ओपन हार्ट सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, पहले ही डर लगता है। तो एक्चुअली ये जो इतना बड़ा कट है, इतना बड़ा जो म्यूटिलेशन है, इट इज़ ओनली द वे टू रीच द हार्ट। हार्ट की सर्जरी छोटी ही होगी या बड़ी भी हो सकती है, बट ऑलमोस्ट 70% सर्जरीज तो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक सर्जरीज हैं। तो ये इजाद करना था कि हार्ट तक पहुंचने के लिए कैसे इतना बड़ा चीरा मारने के बजाय छोटे इंसिजन से काम करें। तो क्या किया कि जो रिब्स के बीच में जो भगवान ने जगह बनाई है उसमें एक छोटा इंसिजन लगाया, एक स्कोप डाला और हार्ट को अप्रोच किया साइड से, सामने से अप्रोच करने के बजाय। इसमें इतना टाइम इसलिए लगा, तकरीबन 40 साल लगे। ये इतना टाइम इसलिए लगा कि जब सामने से अप्रोच करके और हार्ट सर्जरी का, हार्ट का पूरा बनावट, एनाटमी जब सर्जन्स पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं और वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मेरे लिए इसको हैंडल करने में कोई नए सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे, देन दे स्टार्टेड कि अब छोटे इंसिजन से करें, बोन नहीं कट करेंगे, मिनिमल छोटे से इंसिजन से होगा तो पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो जाएगा। कहाँ बाईपास सर्जरी में हम 3 महीना रेस्ट बोलते हैं, मिनिमल इन्वेजिव में 15 दिन का रेस्ट बोलते हैं। तो यही है, MICS कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ ओनली अ टेक्निकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हर चीज़ एडवांस हो रही है। आपका मोबाइल एडवांस हो रहा है, आपका कैमरा एडवांस हो रहा है, आपका कार एडवांस हो रहा है, पर कार्डियक सर्जरी एडवांस नहीं हो रही है। तो ये जवाब है कि कार्डियक सर्जरी भी एडवांस हो रही है। तो MICS जो है वो एक्चुअली कार्डियक सर्जरी का एडवांस वर्जन है। और डॉक्टर साहब, क्या ये बोलें कि दिल भी छोटा सा है तो छोटी सी सर्जरी के साथ आप ठीक हो सकते हैं, जल्दी रिकवरी होती है क्या? जी हाँ, बहुत फास्ट रिकवरी होती है। एक्चुअली जो कार्डियक सर्जरी के बाद जो रिकवरी है उसमें हार्ट का जो कंपोनेंट है, रिकवरी में डिले होने में हार्ट का कंपोनेंट वो बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 20%। 80% आपकी रिकवरी में टाइम लगता है इतने बड़े इंसिजन की वजह से। तो अगर हम इंसिजन को मिनिमाइज कर देते हैं तो हार्ट रिकवरी को 15 या 20 दिन का समय लगता है। तो हार्ट की रिकवरी हो गई, वुंड आपका 2 वीक्स में हील हो जाता है, ठीक है, तो यू आर गुड टू गो। सो ये हार्ट की सर्जरी मतलब ये बन जाती है 1.5 month। नहीं, 3 वीक्स।
3 हाँ, वीक्स, ठीक 20 है। डेज, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर। और ये रिकवरी ऐसी नहीं है कि एक महीने के अंदर आप धीरे धीरे टहल के गार्डन में जा रहे हैं। एक महीने के अंदर मतलब 21 डेज में आई अलाउ माई पेशेंट्स टू गो एंड ड्राइव द 2 व्हीलर, टू गो टू देयर शॉप, टू ड्राइव देयर व्हीकल, और अगर खेती बाड़ी का काम है तो खेती में जाके भी काम करिए। ठीक है, तो एक हार्ट सर्जरी जिसके वजह से आप बहुत डरते थे, अब ये उतनी ही बड़ी हो गई जितनी एक छोटी सिजेरियन सेक्शन की सर्जरी होती है। आप ऑपरेशन होके, डिलीवरी में सिजेरियन सेक्शन होता है, ऑपरेशन के बाद 5 दिन आप 4 दिन हॉस्पिटल में रहती हैं, घर आती हैं, 1 वीक आराम करती हैं और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक, ये दिल की बीमारियां डॉक्टर साहब बढ़ क्यों रही है? दिक्कत कहाँ है, क्यों बढ़ रही है आपके दिल हिसाब की से? बीमारियां बढ़ रही हैं, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट स्क्यूड है। सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों को कैंसर जल्दी भी बढ़ लगती रहा है, दिल है, की बीमारियां ब्रेन की जल्दी बीमारियां होती बढ़ रही हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड टेंशन, दूसरे से आगे बढ़ने की भूख, पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन, खराब फूड हैबिट्स, जी। ये सारी चीज़ें अफेक्ट तो करेंगी। ये सारी बीमारियों की जड़ है दरअसल। जी। दिल नाजुक होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, रिश्तों से लेके अनहेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसको ठीक रखना बेहद ज़रूरी है। इधर होता है सर, इधर होता है, हाँ? हाँ? लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड होता है, ओके, लेफ्ट साइड होता है, ये सबको पता है, लेकिन इसे खुश कैसे रखें ये पता नहीं है। इसलिए डॉक्टर निशांत चंदेल लगातार हमारे साथ हैं। डॉक्टर निशांत, ऐसा भी है क्या महिलाएं ज़्यादा दिल पे लेती हैं, ज़्यादा सोचती हैं, तो क्या इस तरह के मामले हार्ट अटैक के महिलाओं में ज़्यादा हैं, या क्यों हैं, या उसके लक्षण अलग हैं, या वो किस तरह से अलग हैं? महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं, इसीलिए भगवान भी उनके लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो लेडीज़ में, महिलाओं में हार्ट की बीमारियां रिलेटिवली मेल्स की तुलना में कम देखने मिलती है। ऐसा इसलिए है कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एजिंग, जी। तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना ही है, दुनिया के हर इंसान में होना है। बट जो टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, दे प्रमोट इट, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल तेजी से जमता है। और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो डिपोजिशन को रोकते हैं। तो फीमेल्स में हार्ट की डिजीजेस ज़्यादातर हमको पोस्ट मेनोपॉज देखने मिलती हैं। अच्छा। जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, तो फीमेल्स में आप बहुत रेयरली सुनेंगी कि किसी 30 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया, बट मेल्स में आपको सुनने मिलता है। दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है मेल्स में ज़्यादा होने का, बिकॉज एडिक्शन ज़्यादा है मेल्स में अभी भी। हालांकि लेडीज़ में बहुत तेज़ी से एडिक्शन बढ़ रहा है, हाँ, खास करके मेट्रोज़ में, बट इवन देन मेल्स में एडिक्शन ज़्यादा है। और जो सिम्टम्स का आपने बात किया, फीमेल्स में ज़्यादातर जो क्लासिकल सिम्टम्स जो हम ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं या लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आपको चेस्ट में बहुत पेन होगा और पसीना आएगा, मेल्स के ये टिपिकल सिम्टम्स हैं। फीमेल में जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म में होते हैं। इसमें चेस्ट पेन कम होता है, चेस्ट हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा बोलती हैं लेडीज़। उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है कि मेरी सांस भरती है, और मैं जल्दी थक जाती हूँ। और इसको इस एज में, मिडिल एज में लेडीज़ इसको ऐसा भी देखती हैं कि हो सकता है मैं आजकल थोड़ा कमज़ोर हो गई हूँ और मेरे शरीर में कैल्शियम कम है और थायराइड की मुझे प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं थक रही हूँ। तो बहुत बार इसलिए फीमेल्स में डिजीजेस थोड़ा लेटर स्टेज में हमारे पास आती हैं, बिगड़ के आती हैं, बिकॉज सिम्टम्स उतने एग्रेसिव नहीं होते, तो उसको इग्नोर करती हैं लेडीज़। तो ये महिलाओं की तो बात की हमने डॉक्टर चंदेल, ये जो यंगस्टर्स में अभी हो रहा है इसका क्या कारण है? और बहुत सारे आप देख रहे हो कि जो जिमिंग कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो यंग एज में हैं, इन लोगों के साथ क्या दिक्कत हो गई है? मतलब लोग कहते हैं भाई फिट रखिए, आपका यदि आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन ये लोग जो जिम जा रहे हैं, और अभी देखिए ना कितने सारे केसेस, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, कई ऐसे केसेस हैं जिन्होंने सबको शॉक्ड कर दिया कि यार इतनी कम। आपने अभी कहा ना कि 30 साल में पुरुषों में ज़्यादा, क्यों हो रहा है सर? देखिए, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। पहला ये कि जो जिम गोवर्स हैं वो लोग पूरा अपना फोकस अपने मसल हेल्थ पे लगाते हैं, जनरल हेल्थ पे नहीं लगाते। मतलब सुबह 11 बजे सो के उठेंगे, उसके बाद जिम जाएंगे, उसके बाद 2 डाइट स्किप करेंगे और प्रोटीन शेक लेंगे, हाई क्रिएटिनिन वाले प्रोटीन शेक लेंगे,
और इसके बाद लेट नाइट पार्टीज़ करेंगे, बिकॉज फिजिक अच्छी है तो उनका फोकस जो है वो ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट लाइफ की तरफ रहता है। तो लेट नाइट पार्टीज मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में मसल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन आपकी इनर हेल्थ खराब है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आपका डाइट पैटर्न डिस्टर्ब है, आपका एडिक्शन की वजह से सारा सिस्टम खराब हो रखा है। अब आपको दिख रहा है एक अच्छा बॉडी वाला लड़का या एक बहुत खूबसूरत फिगर वाली लड़की, बट आपको ये नहीं मालूम है कि अंदर सब कुछ हिला हुआ है। सप्लीमेंट भी लेते हैं ना, बहुत सप्लीमेंट्स लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात हो जाती है कि जो जिम है, ये जिम वेलबींग के बजाय मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होती है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वेट लिफ्टिंग, बहुत एग्रेसिव ओवरडूइंग ऑफ एक्सरसाइज। अब क्या होता है, हार्ट अटैक में ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉकेज फिक्स ब्लॉकेज हो, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको अनस्टेबल प्लैक कहते हैं। बहुत एक मामूली सा 10% 20% कोलेस्ट्रॉल जमा है, किसी भी टेस्ट में वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन दिख नहीं रहा है, बट इतना हैवी वेट लिफ्टिंग आप जब कर रहे हो 140 150 kgs का, तो प्रेशर इतना बढ़ता है कि ये जो छोटा सा प्लैक है जो कहीं भी बीमारी जैसा नहीं दिख रहा, अचानक से रप्चर हो जाता है और उस रप्चर्ड प्लैक पे क्लॉट बन जाता है। ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि कोई पेशेंट या कभी कोई बताएगा कि हम एक हफ्ता पहले हेल्थ चेकअप में गए थे, हमारा TMT नॉर्मल था, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज हमको हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पाए। ये होते हैं अनस्टेबल प्लैक, ठीक है, जो कि नैरोइंग परमानेंट नहीं कर रहे हैं, बट किसी एक मोमेंट पे सडनली रप्चर हो गए और वो ज़्यादातर एक्सर्शन इंड्यूस्ड होता है। डॉक्टर साहब, CTVS और जो कार्डियक सर्जरीज हैं, हार्ट से जुड़ी जितनी भी सर्जरीज हैं, कुछ नया एडवांस अभी आने वाला है, कोई तकनीक? देखिए, जो MICS है वो पिछले मैं कहूँगा कि 8 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तकरीबन 10-12 साल से ही MICS का प्रैक्टिस चालू हुआ है। टू प्रेजेंट डेट, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8% सर्जन ही ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो आज MICS सर्जरी करते हैं। 92% सर्जन्स आज भी ओल्ड टेक्निक से काम करते हैं। वो क्योंकि सक्सेसफुल है ओल्ड टेक्निक, इसलिए न्यूअर टेक्निक्स की तरफ शिफ्टिंग थोड़ा सा ये कहूँगा कि थोड़ा उसमें रेजिस्टेंस है। तो जो यंगर जनरेशन आएगी वो तेज़ी से मिनिमल इन्वेजिव की तरफ जाएगी। तो MICS अपने आप में एक न्यू है और अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट एडवांसमेंट आ रहा है उसे रोबोटिक कहते हैं, मतलब रोबोट की हेल्प से हार्ट की सर्जरी करना। रोबोटिक और MICS में फ़र्क सिर्फ 5% या 10% का है, क्योंकि MICS भी छोटे इंसिजन से है, रोबोटिक भी छोटे इंसिजन से है। रोबोटिक में जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो विजुअलाइजेशन है हार्ट के अंदर का, जो हम MICS करते हैं, हम छोटे इंसिजन से डायरेक्ट विजन में देखते हैं, लूप्स पहन के, मैग्नीफाइंग ग्लास पहन के, और रोबोटिक में ये सारी चीज़ रोबोट के थ्रू आप कंसोल में बैठ के और कैमरा के थ्रू देखते हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होता है, तो सर्जन का जो एक्सर्शन है वो कम हो जाता है। तो जब सर्जन की फटीग कम होगी तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा बने सेंट्रल इंडिया का, जहाँ जो ये सर्जरीज़ हैं वो हों, लोग उसका लाभ उठाएं, और ख़ास तौर पे श्री वेंकटेश सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या विज़न है सर इसको लेकर आपका? देखिए, ये जो हॉस्पिटल है वेंकटेश हमारा, इसमें जो हम लोगों ने इसमें जो फोकस किया है दैट इज़ फॉर डेडिकेटेड, मोस्टली इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिकॉज आजकल सारी डिजीजेस मल्टी मॉडल होती हैं। डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक भी आएगा, आपकी किडनी भी खराब होगी, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, तो एक जगह पे सारा इलाज होना ज़रूरी है। बट हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ हार्ट एंड लंग। सो यू कैन कॉल इट अ हार्ट एंड लंग स्पेशलिटी सेंटर, और इसी कॉन्सेप्ट, इसी इसके साथ में, ध्येय के साथ में हम लोगों ने यह हॉस्पिटल बनाया है कि हार्ट एंड लंग की जो भी डिजीजेज हैं उसका सारा इलाज हम यहाँ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्लान है इसी दिशा में, जैसे MICS और ये सारा तो सर्जरीज ठीक है, ये तो प्रोसेस है, हमारा मेन फोकस अब धीरे से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट। हम बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिंड्रेंस हमारे प्रदेश में ये है कि ऑर्गन डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही बैक सीट पे है। लोग अपने डाइंग रिलेटिव्स का ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते हैं।
और हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का बेसलाइन ही है कि अगर कोई हार्ट डोनेट करेगा तभी तो किसी को लगेगा। तो हमारे लिए जो एक्सपर्टाइज है, जो सेटअप है, हम ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हैं, बट ऑर्गन मिलना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आप लोगों के माध्यम से, जैसे हम अभी बैठे हैं बात कर रहे हैं, या मीडिया हो गया, या तो हमारा चाहत यह है कि लोग समझें कि अगर कोई इंसान जा रहा है हमें छोड़ के, अगर उसके किसी अंग से किसी दूसरे इंसान को जीवन मिले, और आपको उसे मिट्टी में क्यों मिलाना है, और उसे आप जलाना क्यों है? आप उसे जला रहे हो या मिट्टी में दबा अरे रहे हो? आप जीते जी काम आए हैं, और नहीं भी आए हैं तो मरने के बाद काम आए। इसी पे सर एक सवाल मुझे लगता है, बहुत इच्छा है अंग दान करने की कई लोगों की, हमारी भी है, आपसे पूछना है क्या प्रोसेस है उसकी? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि एक ऑर्गन डोनेशन कमेटी होती है, जिसको स्टेट में सोटो कहते हैं एंड नेशनल लेवल पे नोटो कहते हैं। तो जैसे सोटो और नोटो। तो क्या होता है कि जो लोग ऑर्गन प्लेज करना चाहते हैं, जैसे आईज प्लेज करते हैं, आप देखेंगे एक समय में आई डोनेशन का बहुत मूवमेंट चला था। तो ऐसे ही जो लोग अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, अगर वो लोग पहले से प्लेज करें तो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए ये आसान हो जाता है उस समय जब पर्सन कोमा में है, जब पर्सन कोमा में है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक बेटे को ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने फादर का ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ, या एक फादर को समझ में आ रहा है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है कि मेरा बेटा तो अब जा रहा है पर मैं ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ, बट वहाँ पे इमोशनल एंड सोशल प्रेशर आ जाता है कि कैसे करूँ, मैं ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा। तो अगर किसी ने ऑर्गन प्लेज कर रखा है तो ये उसकी अंतिम इच्छा बन जाती है कि वो चाहता था कि जब मैं ना रहूं तो मैं अपने अंग किसी को दे दूं। सेम प्रोसेस बॉडी डोनेट के लिए भी जी हाँ। कोई स्वस्थ है लेकिन वो चाहता है कि वो अपनी बॉडी देहदान करे जी। तो यही प्रोसेस तो ये ऐसे ही विल में करते हैं। मेरे पास कई ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे पिताजी नहीं रहे और वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए मेरा शरीर डोनेट किया जाए। तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज में हम इन्फॉर्म करते हैं और वो लोग करते हैं। मेडिकल कॉलेज मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में करना है तो? छत्तीसगढ़ में जी, मेडिकल कॉलेज में हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा। और वहाँ पे ऑर्गन मतलब बॉडी डोनेशन का पूरा प्रोसेस होता है जी, और वो लोग उसके थ्रू पूरा लीगल एक्शन के थ्रू और लीगल प्रोसेस। बहुत समय तो नहीं लगता? ना, इसमें बहुत फास्ट होता है। सर अब जल्दी सवालों का जवाब देते हैं। समय की जो रफ्तारें बढ़ रही है, MICS किन लोगों के लिए फायदेमंद है? MICS सबके लिए है, जो यंग है उनके लिए इसलिए कि वो जल्दी सर्जरी करके जल्दी अपने काम पे चले जाएं। छोटा इंसिजन लगेगा तो बॉडी कॉन्टूर खराब नहीं होता है। मिडिल एज के लिए इसलिए बिकॉज उनको डायबिटीज़ हो गई है या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, तो इन्फेक्शन का चांस कम होगा अगर छोटा इंसिजन लगेगा। ओल्ड एज के लिए इसलिए क्योंकि उनकी बोन से कैल्शियम गल चुका है, अगर मैं बोन काटूंगा तो बोन यूनाइट ही नहीं होगी, तो बोन बिना काटे अगर सर्जरी कर सकूं तो उनके म्यूटिलेशन कम होगा और इतना एक्सटेंसिव सर्जरी का लोड नहीं होने से ओल्ड एज में भी आप ऑपरेशन को झेल सकते हो। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है? इट इज दी बून फॉर द ओल्ड एज पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, फीमेल्स, ओबीस फीमेल्स, मोटे लोग जिनका वुंड हीलिंग का मेजर प्रॉब्लम है, इट इज बून फॉर देम। ये कार्यक्रम के जरिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं हार्ट कार्डियक सर्जरी के बारे में भी डॉक्टर साहब, और वो मैसेज जो एक समाज के लिए आप चूंकि फील कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह के पेशेंट आपके बीच आ रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ मिथ है, कहीं कुछ दूर करने की ज़रूरत है, ये सबसे ज़रूरी मैसेज इस कार्यक्रम का क्या होगा? या मैंने वो चीज़ आपसे नहीं पूछी, ज़रूर मुझसे पूछनी चाहिए थी, मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे, वो क्या है? देखिए, जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि समझो आपको हार्ट की बीमारी है और किसी ने आपको बताया कि आपका इलाज ऑपरेशन से है जी। ये बात ठीक है कि ऑपरेशन में आपको दर्द होगा, कष्ट होगा, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, डेथ होने के भी चांसेस हैं, पर ये बीमारी से कई गुना कम है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको की सर्जरी एडवाइस की जाती है, इन टाइम की जाती है, बट वो लोग इस डर से कि कहीं ऑपरेशन के बाद मेरी जान चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, दवाई में कुछ साल चला लेता हूँ, 5 साल चला लेता हूँ, और उसके 5 साल बाद जब आप ऑपरेशन कराने आते हैं उस समय तक हार्ट इतना ख़राब हो गया होता है कि आप ऑपरेशन कराते हैं और आप मर जाते हैं। तो आपको लगता है मैंने सही डिसीजन लिया था, 5 साल पहले नहीं कराया। और यही सबसे बड़ा मिथ है, आप जितना लेट करके सर्जरी कराने आते हैं आपका हार्ट उतना ख़राब हो जाता है, आपके रिजल्ट उतने ख़राब होते हैं। ठीक है। तो द मोमेंट आपको डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी लगेगी, दिल पक्का करिए
और करवा लीजिए सर्जरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, आपसे ये ज़रूर पूछना है कि जो फिट हैं, हेल्दी हैं, उनको जांचें करानी चाहिए? डॉक्टर साहब, आप भी तो कराते होंगे, तमाम डू एंड डोंट्स जानने के बावजूद भी कितने समय में कराते हैं और लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपकी कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मतलब आपके माँ पिताजी ठीक को है। हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी और आप हेल्दी हैं, ना आपको डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, आफ्टर 40 आपको साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और हेल्थ चेकअप में मैं जो कॉमन अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, क्या होता है, बहुत सारे पैथोलॉजी लैब होल बॉडी चेकअप के नाम से 3,500 में होल बॉडी चेकअप सस्ता पड़ता है, घर से सैंपल ले जाएगा, कुछ नहीं बड़े करना ऑफर है। निकालते हैं जी। हाँ। अब होता ये है कि ये होल बॉडी चेकअप नहीं है, ये होल ब्लड चेकअप है। ओके। ब्लड के 70 प्रकार के टेस्ट कर लिया उन्होंने, हाँ। थायराइड देख लिया, कोलेस्ट्रॉल देख लिया, क्रिएटिनिन देख लिया, बट होल बॉडी चेकअप होता है, उसमें ब्लड चेकअप एक पार्ट है। फिर यदि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है या आपकी फैमिली प्रोफाइल है जिसमें हार्ट डिजीज आपकी फैमिली में, तो हार्ट का चेकअप कराने के लिए आपको ईसीजी, इको, टीएमटी, कोरोनरी एंजियो ये कराना है। अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है कि लीवर कैंसर ज्यादा होता है, तो आपको लीवर का फाइब्रो स्कैन, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआर, सीपी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये। तो जो होल बॉडी चेकअप आप जिसको कहते हैं, वो यस आफ्टर 40 पर ईयर जरूर कराना चाहिए, हर साल जरूर कराएं। और जी। जो आपका डिजीज पैटर्न है हाँ। आपकी लोकेलिटी का या आपकी फैमिली का, हाँ। उस पे फोकस्ड टेस्ट उसमें जरूर ऐड होने चाहिए। डॉक्टर निशांत, बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने आज कही हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, और वाकई में बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, शॉर्टकट तो किसी चीज़ का नहीं होता, और ख़ासतौर पे हेल्थ का तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसलिए आप ये सोशल मीडिया पर देखकर जो मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। जो भी करना है, डॉक्टर्स आपके साथ हैं, एक्सपर्ट आपके साथ हैं, लंबा अनुभव उनके साथ हैं, इनके पास जाइए और अपने जीवन को सुखद बनाइए, सुंदर बनाइए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशांत, बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने निकाला। थैंक यू। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।